Hello students, good morning. Let us continue our topic solid state part 3. सॉलिड स्टेट में अब तक हमने क्या क्या कर लिया है, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ. व्हाट इज सॉलिड? तो इसमें हम सभी जानते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, उनकी थर्मल एनर्जी पे डोमिनेट करता है. तो उनके पार्टिकल्स की फ्लो होने की जो टेंडेंसी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है. ओनली वो वाइब्रेट कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं. उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट. दैट इज, अगर एक पर्टिकुलर रेगुलर लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है तो हम उन सॉलिड्स को क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. यही ट्रू सॉलिड्स होते हैं. दूसरे हमने बोले थे अमोर्फस. अमोर्फस में क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, रैंडम अरेंजमेंट होता है. इसलिए अपन उन्हें ट्रू सॉलिड्स नहीं बोलते हैं, सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड बोल सकते हैं. इसके जस्ट बाद हमने देखा था इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस में क्रिस्टल लेटिस, उसके बाद उसका डेफिनेशन. आफ्टर दैट यूनिट सेल्स. यूनिट सेल्स हिंदी मीडियम वाले भी यूनिट सेल को यूनिट सेल ही बोलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स. तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स में सबसे पहले हमने दो टाइप में उसको डिवाइड किया है. पहला प्रिमिटिव, मतलब पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स. दूसरा सेंटर्ड, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज अदर लोकेशंस. मतलब कॉर्नर पे तो है ही, कॉर्नर के अलावा किसी दूसरे लोकेशन पे भी हो सकते हैं. तो उनको हमने क्या बोला था? सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है. इसके बाद फिर हमने जो सेंटर्ड यूनिट सेल्स है उनको फिर से क्लासिफाई किया है. बॉडी सेंटर. बॉडी सेंटर मतलब पूरी यूनिट सेल के सेंटर पे कोई पार्टिकल हो सकता है. फेस सेंटर, यूनिट सेल के जो फेस बनेंगे उनके सेंटर पे पार्टिकल है तो फेस सेंटर हो जाएगा. और उसके बाद एंड सेंटर, कोई भी दो अपोजिट फेस सेंटर पे अगर पार्टिकल होता है तो वो एंड सेंटर यूनिट सेल होगी. फिर हमने देखा था कि यूनिट सेल 2D में 5 टाइप की यूनिट सेल्स हो सकती है और 3D में जो यूनिट सेल को एक्सप्लेन करना है तो हमें 6 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है. 3 एज लेंथ्स एंड 3 एंगल्स. एज लेंथ्स को हम एबीसी बोल रहे हैं और एंगल्स को अल्फा बीटा गामा बोल रहे हैं. तो एबीसी और अल्फा बीटा गामा पर बेस्ड हमने क्रिस्टल सिस्टम्स बनाए थे और उनका क्लासिफिकेशन किया था. क्रिस्टल सिस्टम्स हमने कितने बनाए थे? 7. उन 7 में टोटल कितने स्ट्रक्चर निकल के आ रहे हैं? 14. उनको हमने ब्रेवियस क्रिस्टल लेटिस बोला था. अब जो क्रिस्टल सिस्टम्स हमने बनाए थे 7, उनमें से आगे हमारे मोस्टली क्यूबिक सिस्टम हमें स्टडी करना है और थोड़ा बहुत हमें हेक्सागोनल वाले का भी स्टडी करना है. क्यूबिक सिस्टम में क्या क्या चीजें हो सकती है, इन सब का अपन डिटेल से स्टडी करने वाले हैं. क्यूबिक सिस्टम मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम होता है और ट्राइक्लिनिक जो लास्ट वाला था 7th वाला वो मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम होता है. तो अपन नोट कर सकते हैं क्यूबिक सिस्टम इज मोस्ट cubic system is most symmetric, while triclinic system is most asymmetric. most asymmetric crystal system. ठीक है. इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल, कि यूनिट सेल में एक पार्टिकल का कितना पोर्शन अंदर है. इसके लिए हेडिंग डाल लीजिए. आवर टुडेज हेडिंग इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल इन द यूनिट सेल. Contribution of a particle in unit cell. मतलब एक यूनिट सेल में किसी पार्टिकल का कितना योगदान है, कितना फ्रैक्शन उसके अंदर आ रहा है.
तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा पार्टिकल की लोकेशन पे, कि पार्टिकल कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल पार्टिकल कॉर्नर पे है, फेस सेंटर पे है, एज सेंटर पे है या बॉडी सेंटर पे है, तो लोकेशन वाइज उसका कंट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट निकल के आने वाला है। तो इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ पार्टिकल, लोकेशन ऑफ पार्टिकल। कि भी पार्टिकल की लोकेशन क्या है। तो लोकेशन वाइज अपन देख सकते हैं, यह ले लेते हैं लोकेशन इन क्यूबिक यूनिट सेल, और दूसरा अपन ले लेते हैं फ्रैक्शन और कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। लोकेशन सबसे पहले अपन ले लेते हैं, सपोज पार्टिकल कॉर्नर पे है, यूनिट सेल के कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो एट कॉर्नर, अगर कॉर्नर पे है तो कितना कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में रहेगा। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि किसी भी क्यूब का जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पे कितने क्यूब्स मिल सकते हैं, मतलब कितने क्यूब्स एक साथ वहां पे मिल सकते हैं। तो सपोज हमारे पास ये एक सिंपल सा क्यूब है, अब इस क्यूब में ये कॉर्नर पार्टिकल है, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए ये पार्टिकल है या फिर लेटिस पॉइंट है। आई थिंक सबको क्लियर होगा कि ये लेटिस पॉइंट है जो पार्टिकल को डिनोट कर रहा है। तो आई थिंक सभी को आइडिया होगा कि यहां जो पार्टिकल होगा वो तो कुछ इस तरह का होगा, रियल पार्टिकल की तरफ अपन चलेंगे तो अब यहां से क्लियर हो जाता है कि रियल पार्टिकल का ये वाला पार्ट जो है, केवल ये वाला पार्ट ही यूनिट सेल में है, ये तो यूनिट सेल से बाहर रहा होगा। तो ये कितना है ये हमें पता लगाना होता है, ये है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल। तो इसका पता लगाने के लिए पहले देखना पड़ेगा भाई इसके चारों तरफ सराउंडिंग क्या हो सकती है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। यहां से क्लियर देख सकते हैं, एक ये क्यूब हो गया, दूसरा ये क्यूब हो गया, तीसरा इसके जस्ट पीछे हो गया, चौथा इसके पीछे हो गया, मतलब दो क्यूब हमें सामने से दिख रहे हैं, दो इनके पीछे हो गए। क्या ये कॉर्नर कंप्लीटली कवर हो गया है क्या? नहीं, अभी चार क्यूब हो गए, 1 2 3 4, ऐसे ही चार क्यूब इनके ऊपर रख दे अपन तो टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे? 8। और अब इन 8 क्यूब्स के सेंटर पे कौन रहेगा? ये पार्टिकल रहेगा। इट मीन्स each corner is the part of 8 cubes, that's why in one cube it will be 1/8। मतलब सीधा सा है, एक कोने पर कितने क्यूब मिल सकते हैं? 8 क्यूब मिल सकते हैं। तो कोने पे जो भी पार्टिकल रहा होगा उस पार्टिकल का कितना पार्ट एक क्यूब के अंदर आएगा? 1/8। तो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि कॉर्नर पे अगर कोई पार्टिकल है तो उसका 1/8 कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो 1/8 ये दिमाग में परमानेंट फिट हो जाना चाहिए। और रीजन मैंने बता ही दिया है कि भाई कॉर्नर को कंप्लीटली कवर करना है तो कितने क्यूब्स रहेंगे? टोटल 8 क्यूब्स रहेंगे। यहां से क्लियर दिख रहा है 1 2, दो क्यूब सामने हैं, दो इनके पीछे रहेंगे, 4 और 4 ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो कॉर्नर पार्टिकल है वो ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो पोजीशन हो सकती है वो अपन लेते हैं एट फेस सेंटर। अगर कोई पार्टिकल फेस सेंटर पे है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि फेस पे कितने क्यूब मिल सकते हैं। तो किसी क्यूब के फेस पे कितने क्यूब मिल सकते हैं? 2। ये इस तरह से अपन देख सकते हैं इसको। पहले एक सिंपल क्यूब बना लेते हैं। ये देखिए
लोकेशन कहाँ बताइए पार्टिकल की, ये। अगर यहाँ पे पार्टिकल है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक पार्टिकल रहा होगा। और देखिए ये वाला जो फेस है, इस फेस पे जो पार्टिकल रहेगा वो पार्टिकल का आधा हिस्सा इसमें रहेगा, आधा हिस्सा इसमें रहेगा। तो वन पार्टिकल इज प्रेजेंट बिटवीन टू क्यूब्स, दो क्यूब के बीच में एक पार्टिकल है, तो डेफिनेटली एक क्यूब में उसका कितना फ्रैक्शन रहा होगा, 1/2। तो इफ पार्टिकल प्रेजेंट एट द फेस सेंटर देन इट कंट्रीब्यूट 1/2 इन ईच क्यूब। अगर कोई पार्टिकल फेस सेंटर पे है तो उसका आधा हिस्सा ही उस यूनिट सेल में रहेगा। ठीक है, थर्ड अपन ले रहे हैं, एट एज सेंटर, एट एज सेंटर। अगर कोई पार्टिकल एज पे है, एज के सेंटर पे है, देखिए इसको, एज का सेंटर ये रहने वाला है, ये एक एज हो गया और इसका सेंटर ये है। अब ये बात देखने वाली है कि एज को कंप्लीटली कवर करना है तो इस तरह के कितने क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये भी देख लेते हैं। तो आई थिंक क्लियर होगा। अगर मैं इस वाले एज की बात करता हूं तो इस एज को कंप्लीटली अंदर लेना है तो 1 2 और 2 इनके पीछे रहेंगे, तो डेफिनेटली ये भी कितने क्यूब्स का पार्ट रहा होगा, 4 क्यूब का पार्ट रहा होगा। इसका मतलब हुआ एक एज पे कितने क्यूब मिल सकते हैं, 4 क्यूब मिल सकते हैं। दैट्स व्हाई इट कंट्रीब्यूट 1/4, 1/4 कंट्रीब्यूट करेगा। और लास्ट में आते हैं अपन बॉडी सेंटर। अगर बॉडी सेंटर पे है एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे है तो इसका मतलब है वो तो यूनिट सेल के अंदर ही है, सेंटर पे है तो कंप्लीट कंट्रीब्यूट करने वाला होगा। तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन क्या निकल के आएगा, 1, कंप्लीटली इनसाइड इन द यूनिट सेल। मैं रिवाइज करवा देता हूँ फिर से। कंट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। लोकेशन अपने यहाँ पे 4 लोकेशन डिस्कस कर रहे हैं। कॉर्नर पे है तो 1/8 रहेगा, रीजन बता ही चुके हैं ऑलरेडी। अगर फेस सेंटर पे तो 1/2 रहेगा, एज सेंटर पे तो 1/4 रहेगा, और अगर बॉडी सेंटर पे तो 1 रहेगा। और ये ध्यान रखना है ये क्यूबिक के लिए बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, चलो ये तो क्लियर हो गया कि कौन सा पार्टिकल कहां पे है और कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब अपन ये भी फाइंड कर लेते हैं कि भाई टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, इफेक्टिवली एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं। तो ये तो डिपेंड करेगा भी यूनिट सेल कौन से टाइप की है। तो नेक्स्ट, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। Effective number of particles in a unit cell। एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितने पार्टिकल्स हैं उनको यहाँ पे हम Z बोल रहे हैं। तो ये तो डिपेंड करेगा ना यूनिट सेल कौन सी है। सपोज सिंपल यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर है, फेस सेंटर है, हेक्सागोनल है, या कौन सी है। तो यहाँ पे ले लेते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, और इधर ले लेते हैं Z, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। तो
ओनली कॉर्नर्स पे है तो ईच कॉर्नर कंट्रीब्यूट 1/8 एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर 8, तो डेफिनेटली ओवरऑल वी कैन से वन पार्टिकल इफेक्टिवली प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। कंप्लीटली वन पार्टिकल हम अज्यूम कर सकते हैं 1/8 एक कोने से आएगा तो आठों कोनों से कितना आ जाएगा 1/8 इंटू 8 दैट इज 1। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि एक पार्टिकल के इक्विवेलेंट पार्टिकल्स इस यूनिट सेल में प्रेजेंट रहे हैं। सेकेंड, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक दैट इज बीसीसी। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का नाम से पता चल रहा है कि भाई कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, बॉडी सेंटर पे भी एक पार्टिकल होगा, तो कॉर्नर से कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है 1/8 इंटू 8 प्लस बॉडी सेंटर से कितना आएगा 1, व्हाट इज दैट 2। तीसरा, फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, तो 1/8 इंटू 8 प्लस फेस सेंटर, फेस सेंटर कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, कितने फेस होते हैं 6, व्हाट वी गेट 4। तो इफेक्टिवली यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ दो पार्टिकल है, यहाँ पे चार पार्टिकल है, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें यहां से हो रहा है कि ज्यादा बढ़िया से पैकिंग किसमें निकल के आने वाली है। डेफिनेटली फेस सेंटर्ड क्यूबिक वाला जो है वो क्यूबिक में तो तीन ही टाइप की पैकिंग हो सकती है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक। तो यहाँ पे जो बेस्ट पैकिंग निकल के आएगी वो कौन सी वाली होगी एफसीसी। और बेस्ट पैकिंग के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा क्लोज पैकिंग, इसलिए अपन एफसीसी को क्या बोल सकते हैं क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं, क्लोज पैकिंग इन क्यूबिक सिस्टम। सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसके बाद क्यूबिक में तो ये तीन ही है। फोर्थ हम यहां पे टेबल है तो लर्न करने के लिए डेटा तो लिख सकते हैं, उसके बाद प्रूव करेंगे उनको। HCP यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल, इसमें पार्टिकल जो निकल के आते हैं वो 6 आते हैं। अब ये 6 कैसे आते हैं वो अपन जब अलग से सेपरेट स्टडी करेंगे HCP का तब वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तो ये इसके साथ साथ अपन लेते हैं ताकि हमें डायरेक्ट याद हो जाए। सिंपल क्यूबिक है तो Z1 निकल के आएगा, BCC है तो Z2 निकल के आएगा, फेस सेंटर है तो 4 एंड HCP है तो 6। यहां पे रिवर्स भी ट्रू होगा कि क्यूबिक में अगर Z1 आता है तो डेफिनेटली द स्ट्रक्चर विल बी सिंपल क्यूबिक। अगर Z की वैल्यू 2 निकल के आती है तो डेफिनेटली द स्ट्रक्चर विल बी बॉडी सेंटर BCC, एक रेगुलर एलिमेंट अगर निकल के आता है तो, और अगर फेस सेंटर है 4 है तो इट विल बी FCC। ठीक है, चलिए तो ये तो डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। हिंदी में अपन देखें तो इसको वही यूनिट सेल, तो यूनिट सेल ही ध्यान रखिए। सिंपल क्यूबिक सरल घनी है, बॉडी सेंटर क्यूबिक काय केंद्रित, काय मतलब बॉडी, काय केंद्रित घनी है, फेस सेंटर फलक केंद्रित घनी है, हेक्सागोनल षटकोणीय निबिड़ संकुलन यूनिट सेल। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल वही टर्म्स हैं, हिंदी वालों को ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपन लेते हैं एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं कि अगर हमें लोकेशन पता है तो हम पार्टिकल्स का नंबर पता कर सकते हैं, और अगर पार्टिकल्स का नंबर पता चल जाएगा तो उनका सिंपल रेशियो आ जाएगा, और अगर सिंपल रेशियो आ जाएगा तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसका एक सिंपल सा एप्लीकेशन है। तो विद द हेल्प ऑफ लोकेशन ऑफ पार्टिकल वी कैन फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड देन एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं। पहला एग्जांपल है, गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से सॉल्व करना है इसे।
in the cubic structure of a compound, P atoms occupy corners and B atoms occupy face center. Find formula of the compound. Find formula of the compound. बहुत ही सिंपल सा सवाल है, केवल इसलिए है कि भाई हमें किस तरह से सवाल बनाने हैं। अब सिंपल और टफ कुछ नहीं होता है, जो नहीं आता वो टफ होता है, जो आ गया वो सिंपल होता है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ए एटम्स। ये सॉल्यूशन देखिए, हिंदी वाले देख सकते हैं भाई क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में ए एटम्स जो हैं वो कॉर्नर पे हैं, बी एटम्स जो है वो फेस सेंटर पे हैं। तो नंबर ऑफ ए एटम्स, बहुत ही सिंपल से सारे सवाल इसी तरह से बनने हैं, कितना भी टफ इजी कुछ भी नहीं होता है इसमें। नंबर ऑफ ए एटम्स, तो ए एटम्स की लोकेशन ट्रेस करिए, कॉर्नर 1/8 into 8 इज इक्वल्स टू 1। अब कभी कभार क्वेश्चंस में क्या दे देता है, पार्टिकल मिसिंग एट 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, प्रेजेंट ओनली 5 कॉर्नर, कुछ इस तरह के वर्ड्स आते हो, उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं दे रखा तो हम एज यूजुअल लेके चलेंगे। तो 1/8 into 8 इज इक्वल्स टू 1। नंबर ऑफ बी एटम्स, बी एटम्स के लिए बी कहां पर है, लोकेशन देखिए क्वेश्चन में, फेस सेंटर, फेस सेंटर कंट्रीब्यूट 1/2 इंटू फेस कितने निकल के आता है 6, 3। तो व्हाट इज द सिंपल रेशियो ऑफ ए एंड बी, 1:3। द फॉर्मूला इज AB3। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसमें तुम खुद ही सोच लो, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या डिजाइन कर सकते हैं। कभी दे देगा भाई ए एटम पे बी की जगह सी आ गया, कहीं किसी की जगह कोई रिप्लेस हो जाएगा, करना ही है। ये सॉल्यूशन ऐसे ही बनने हैं। किसी भी टाइप का कोई भी सवाल आ जाए तो इसके लिए आप सीट और डीपीपी पढ़ोगे तो उसमें आपको खूब सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन हेडिंग डाल लीजिए। पैकिंग एफिशिएंसी बोल सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन बोल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन ऑब्लिक एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन ऑब्लिक एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी अपने आप में। पैकिंग फ्रैक्शन का क्या मतलब है भाई, हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल है उस अवेलेबल वॉल्यूम में पार्टिकल्स को हमें फिट करना है, सेट करना है। तो जितना बढ़िया से सेट करेंगे उतना ही ऑक्यूपाइड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अवेलेबल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो गया है बस उसका परसेंटेज निकाल लो या फ्रैक्शन निकाल लो, वही क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन। सपोज हमारे पास एक रूम है 100 लीटर का या 100 लीटर का कोई स्पेस है, क्यूब है, उसमें हमें पार्टिकल्स फिट करने हैं और पार्टिकल्स ने 100 में से मान लेते हैं कि 60 लीटर ऑक्यूपाई कर लिया है। तो 100 में से 60 ऑक्यूपाई किया तो 1 में से कितने किया है 60/100 0.6। दिस 0.6 विल बी पैकिंग फ्रैक्शन। और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 60% निकल के आ जाएगा। तो टोटल अवेलेबल वॉल्यूम में से ऑक्यूपाइड वॉल्यूम का फ्रैक्शन और परसेंटेज क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स in the available volume। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा भाई,
कि भाई मान लो कोई यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल का जो वॉल्यूम रहेगा वो तो रहेगा अवेलेबल वॉल्यूम, और फिर उसमें जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो कौन सा रह जाएगा, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, वॉल्यूम occupied by the particles upon, ये तो occupied वॉल्यूम हो गया, और अवेलेबल वॉल्यूम कौन सा रहेगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। हिंदी वाले देख सकते हैं भाई पार्टिकल कितना आयतन घेर रहे हैं डिवाइडेड बाय कितना आयतन उपलब्ध है। तो सिंपल सा है, कोई हिंदी इंग्लिश का ज्यादा चक्कर नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ये तो अवेलेबल वॉल्यूम हो जाएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर फ्रैक्शन रखना है तो इसको ऐसे रख लेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद अब देखिए अगर कोई यूनिट सेल 2D में है तो 2D में वॉल्यूम तो होगा नहीं, तो उस केस में हम वॉल्यूम की जगह एरिया यूज कर लेंगे। अगर मान लो 2D में क्वेश्चन बनता है तो एक्चुअल में तो क्रिस्टल्स वगैरह जो होते हैं वो तो 3D में ही होते हैं, तो हमें 3D का मेन ध्यान रखना, 2D में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर CN। आगे चल के अपन CN लिखेंगे तो साइन राइट में समझ लेना इसको। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई, किसी भी पार्टिकल के नियरेस्ट चारों तरफ कितने अदर पार्टिकल्स हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इसको हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, समन्वय संख्या। नोट कर सकते हो, समन्वय संख्या। फिर से देखिए, किसी पार्टिकल के चारों तरफ 3D में नियरेस्ट कितने पार्टिकल है, चारों तरफ तो बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, बट नियरेस्ट कौन से कितने पार्टिकल्स हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ अदर एटम्स प्रेजेंट नियरेस्ट टू अ पर्टिकुलर एटम। डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट या फिर नंबर ऑफ अदर एटम्स प्रेजेंट नियरेस्ट टू दैट एटम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स are known as coordination number. Number of nearest neighbors. डेंसिटी, डेंसिटी में वही सिंपल डेंसिटी जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मास बाय वर्क। यहां पे भी वही रहेगा, मास बाय वॉल्यूम। हम सभी जानते हैं कि सॉलिड में, और वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, तो फिर एक छोटे से पार्ट का डेंसिटी फाइंड करो चाहे बड़े पार्ट का डेंसिटी फाइंड करो, सेम ही निकल के आने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ द यूनिट सेल अगर हमें फाइंड करना है तो फिर यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं, Z, और एक पार्टिकल के मास को हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल M। तो Z इंटू एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल डिपेंडिंग ऑन द शेप साइज ऑफ द यूनिट सेल। अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो फिर मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, A³। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए डेंसिटी का एक ही फॉर्मूला जो पूरे चैप्टर में काम करने वाला है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो गड़बड़ करते हैं। वो किसकी वजह से करते हैं, यूनिट की वजह से। कोई क्या फॉर्मूला निकला, कोई क्या कर रहा है, बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखो ना, मास बाय वॉल्यूम, और कोई मैटर ही नहीं है इसमें। अब यूनिट सेल के लिए तो मास भी यूनिट सेल का आएगा, वॉल्यूम भी यूनिट सेल का आएगा। क्वेश्चन में क्लियर होगा कौन सी यूनिट सेल है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, हेक्सागन है, जो भी होगा। मैं यहाँ पे क्यूब मान के चल रहा हूँ, तो Z इंटू एम डिवाइडेड बाय A³। अब बात यहाँ पे आती है
कि इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी भाई। तो यूनिट में z, ये तो नंबर है यूनिट लेस है, m जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल है। सपोज पार्टिकल्स आइस की बात कर लेते हैं, पार्टिकल्स कौन होंगे H2O, तो व्हाट विल बी द कैपिटल M। कैपिटल M क्या निकल के आएगा, एक H2 पार्टिकल का वजन कितना होगा भाई 18 ग्राम और 18 AMU, डेफिनेटली इट विल बी 18 AMU। तो पार्टिकल्स का वजन तो जो हमें पता होता है नॉर्मली वो सारा AMU में रहेगा, एक सिंगल पार्टिकल के लिए अगर बात कर रहे हैं तो ये AMU में है। और ये एक क्वेश्चन में गिवन होगा एंगस्ट्रॉम, मीटर, सेंटीमीटर जो भी है, तो उसका क्यूब आ जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो यूनिट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है AMU अपॉन क्यूब ऑफ यूनिट ऑफ A। यूनिट ऑफ A का क्या कर देंगे अपन, क्यूब कर देंगे। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर तो मीटर क्यूब, एंगस्ट्रॉम है तो एंगस्ट्रॉम क्यूब निकल के आ जाएगा। अब हमें मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं उसे ग्राम, इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे, ग्राम पर लीटर, अगर अपन इसको कन्वर्ट करने से तो बाद में कन्वर्जन है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो सभी जानते हैं कि AMU में कितना ग्राम होता है। 1 AMU इज नथिंग बट 1/NA ग्राम। That's why we can write dz into m divided by NA into A क्यूब। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो फिर यहाँ ग्राम फिक्स हो गया है, यहाँ ग्राम फिक्स हो गया है, और यहाँ फिर जो भी एक यूनिट रहेगी उसका क्यूब आ जाएगा, यूनिट ऑफ A का क्यूब, ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा डेंसिटी का फॉर्मूला है और ये पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो ये थे कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस और सिंपल सा कोई क्लासिफिकेशन वगैरह है तो वो सारी चीजें आती है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। आज हमने जो पढ़ा है उसमें है कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल, कि कोई पार्टिकल यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये तो सीधा सा डिपेंड करता है लोकेशन पे। लोकेशन क्या क्या हो सकती है, कॉर्नर पे हो सकती है, फेस सेंटर हो सकता है, बॉडी सेंटर हो सकता है, एज सेंटर हो सकता है। अगर कॉर्नर पे तो 1/8, फेस सेंटर तो 1/2, एज सेंटर तो 1/4 और बॉडी सेंटर तो 1। ये तो हुआ क्यूबिक के लिए। उसके बाद हमने देखा था इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। तो यहाँ पे जब हमें लोकेशन पता चल जाएगी तो टोटल पार्टिकल फाइंड करना तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर सिंपल क्यूबिक है तो 1/8 × 8 1 निकल के आएगा। बॉडी सेंटर है, BCC है तो 2 हो जाएगा, FCC है तो 4 हो जाएगा, और अगर HCP है तो 6 हो जाएगा। वो 6 कैसे होगा वो तो HCP पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।